हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड 4th सेमेस्टर का थर्ड पेपर विज्ञान साइंस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसके दो पार्ट्स हम करा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सेकंड पार्ट में अति लघु प्रश्न है। आज हम इसके थर्ड पार्ट में लघु प्रश्न लाए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास क्या है? जैव विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जैव विकास पृथ्वी के प्रारंभ से निम्न कोटि के सरल जीवों का क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाता है। जैव विकास से संबंधित अनेक मत व सिद्धांत प्रचलित। इस विकास सिद्धांत को तीन प्रकार वर्णित कर सकते हैं: लेमार्क, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद। पहला है लेमार्कवाद। फ्रांस के प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक जीव बैप्टिस्ट डी लेमार्क द्वारा घोषित सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति के अनुसार प्रत्येक प्राणी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी संरचना स्वभाव परिवर्तित होते हैं। किसी अंग का निरंतर उपयोग उस अंग को अधिक शक्तिशाली बना देता है। अतः कोई जीव अपने जीवन काल में जितने गुण अथवा लक्षण अर्जित करता है, वे गुण उसके आने वाली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। नेक्स्ट है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, परंतु प्रकृति में जीवधारियों की संख्या लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि जीवों को अस्तित्व में बने रहने के लिए भोजन, वास स्थान, प्रकाश आदि के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। सभी जीवधारियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो विभिन्नताएं संघर्ष के दौरान अस्तित्व में बनाए रखने में सहायक होती हैं। वे अगली पीढ़ी में पहुंच जाती हैं। वही जीव जीवन संघर्ष में सफल होते हैं जिनमें अनुकूल विभिन्नताएं होती हैं। अनुकूल लक्षणों वालों का ही प्रकृति द्वारा चयन होता है, जिससे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। इन्हीं से कालांतर में नई जाति का जन्म होता है। नेक्स्ट है नव डार्विनवाद। इसके अनुसार पुरानी जातियों में से नई जातियां निम्नलिखित कारकों से बनती हैं: विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्णन, जातियों का पृथक्करण। उत्परिवर्तनवाद। हुंगो डी व्रिज के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति अचानक ही स्पष्ट और बड़ी भिन्नता उत्परिवर्तनों के कारण होती है। सभी जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति कभी कम या अधिक या काफी सुप्त हो सकती है। साथ ही एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निस्तापन व भर्जन से क्या समझते हैं? निस्तापन धातुकर्म के प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइडों में परिवर्तन। अयस्क की रासायनिक प्रकृति के अनुसार कई विधियों में किया जाता है, जैसे प्रगलन, निस्तापन तथा भर्जन या जारण। निस्तापन की प्रक्रिया में सांद्रता अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने पर उसमें से वाष्पशील अशुद्धियां अलग हो जाती हैं तथा अयस्क रंध्रमय हो जाते हैं। ये प्रमुख रूप से कार्बोनेट हाइड्रेटेड अयस्कों से किया जाता है। गर्म, ये इसका रूल्स है: Fe2O3 NH2O। गर्म, Fe2O3 + NH2O। भर्जन में सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में खूब गर्म किया जाता है, जिसके वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं तथा अयस्क का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों का परिवर्तन भट्टी में किया जाता है। ये इसका रूल्स है: 2ZNS + 3O2 भर्जन, 2ZNO + 2SO3। जिंक ब्लेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक उपचार में आपका क्या अभिप्राय है? प्राथमिक उपचार बॉक्स में कौन से आवश्यक उपकरण व औषधियाँ रखेंगे? किसी रोगग्रस्त या चोटिल व्यक्ति को चिकित्सा के उपचार से पूर्व अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम साधनों से किया गया सरल उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार बॉक्स में निम्नलिखित उपकरण या औषधियाँ आवश्यक होनी चाहिए: रक्तस्राव रोकने के लिए रुई अथवा साफ कपड़ा, चोट पर लगाने के लिए एंटीबायोटिक, मरहम ट्यूब, जालीदार पट्टियाँ, एडहेसिव बैंडेज और स्टिकिंग प्लास्टर, बैंडेज को बांधने के लिए सेफ्टी पिन तथा क्लिप्स, एंटीफ्लन क्रीम और बर्न क्रीम, डेटॉल, सेवलॉन।
डिस्पोजेबल ग्लव, प्लास्टिक की चिमटी, छोटी कैंची, थर्मामीटर का व हाथ धोने का साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। वात्या भट्टी, ये भट्टी इस्पात की चादरों से बनी होती है जिससे भीतरी भाग में अग्निशः ईंटों का अस्तर लगा होता है। भट्टी जल के जैकेट से घिरी रहती है। इसकी ऊंचाई 15 से 20 फुट होती है। भट्टी के ऊपर भाग में अयस्क डालने के लिए द्वार होता है तथा बेकार गैसों के निकलने के लिए ऊपर कोने में एक मार्ग भी होता है। ये इसका चित्र है। इस प्रकार से ये भट्टी होती है, इसको कहते हैं वात्या भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डार्विनवाद को समझाइए। डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास के संबंध में प्रस्तुत विचार ऑर्गन ऑफ स्पाइसेस बाय नेचुरल सिलेक्शन में वर्ष 1859 में प्रकाशित किए गए। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। प्रत्येक जीव जाति में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बावजूद प्रकृति के प्रत्येक जाति की जीवधारियों की संख्या सीमित रहती है, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी को अस्तित्व बनाए रखने के लिए 3 प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। अतः जातीय संघर्ष, अंतर्जातीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष। समस्त जीवधारियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं रंग रूप के साथ ही विभिन्न लक्षणों की हो सकती हैं। जीवन के संघर्ष में वही जीवधारी सफल होते हैं जिनमें वातावरण के अनुकूल विभिन्नताएं होती हैं। इन्हीं योग्यतम जीवधारियों का प्रकृति द्वारा वर्ण योग्यतम की उत्तरजीविता होता है। प्राकृतिक वर्ण से विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होती रहती हैं तथा कालांतर के बाद भिन्नता के चलते नई पीढ़ी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोषों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ, इस सारणी में 92 तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन केवल 9 समूह में कर दिया है। परमाणु भार का आकलन सहजता से कर सकते हैं। सिद्धात्मक परमाणु भारों का सही निर्धारण में सहायता मिलती है। नए तत्वों की खोज में सहायता मिलती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। तत्वों के वर्गीकरण के आधार परमाणु भार होने से समस्थानिकों के लिए सारणी में स्थिर नहीं है। कुछ तत्वों के युग्म ऐसे हैं जिनमें पहले तत्व का परमाणु भार उसके आगे वाले तत्व से ज़्यादा है, जैसे ऑर्गन 40 पोटेशियम 39 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये ए से बी, इसमें हमें प्रतिरोध की गणना करनी है। इसको हम इस प्रकार से ऐसे करके बना सकते हैं। उपयुक्त चित्र के अनुसार इसको हम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC में प्लेटलेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं RBC से अपेक्षाकृत कम होती है। ये रंगीन होती हैं तथा इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स कई प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स तथा हेड्रोफिल्स। ग्रैन्युलोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। प्लेटलेट अति सूक्ष्म, संकुचनशील, गोल तथा केंद्रकृत होती हैं। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा करके थक्का बना देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिभंग क्या होते हैं? अस्थिभंग के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। किसी हड्डी या अस्थिर के टूटने या उसमें दरार पड़ने की स्थिति भंग कहते हैं। हड्डियों पर एक सीमा से अधिक बल, दबाव या झटका लगने से यह अस्थियों में कर्क रोग होने से या अन्य रोगों के चलते अस्थिभंग हो जाता है। अस्थिभंग के प्रकार, चिकित्सा विज्ञान में अस्थिभंग के निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है।
साधारण अस्थिभंग इस प्रकार से अस्थिभंग में हड्डी के स्थान पर कोई ऊपरी या खुली चोट नहीं होती। खुला अस्थिभंग इस प्रकार से अस्थिभंग में अस्थिभंग के स्थान पर घाव भी होता है। इसमें हड्डियां और ऊतक दोनों ही प्रभावित होते हैं तथा संक्रमण का भय रहता है। विखंडित अस्थिभंग इस प्रकार के अस्थिभंग में अस्थि कई टुकड़ों में बट जाती है, अतः इसे विखंडित अस्थिभंग कहते हैं। इसकी मरम्मत में काफ़ी कठिनाई होती है। संपीड़न अस्थिभंग इस प्रकार का अस्थिभंग रीढ़ की हड्डी में होता है। जैसे अस्थि मृदुलता की बीमारी में रीढ़ की हड्डी में इस प्रकार का अस्थिभंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए। खाद्य जाल जब विभिन्न खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल एक जटिल संरचना होती है। इसमें भोजन अथवा ऊर्जा का प्रभाव बहुदिशात्मक होता है। इसमें यह है, इस तरह से खाद्य जाल दे रखा है। चूहा, पहला खरगोश, बाज, फिर चूहा, सर्प, मेंढक, कीट, पौधे। साधारण खाद्य जाल ये खाद्य जाल पौधों के शुरू होकर सर्वोच्च मांसाहारी जीव बाज पर जाकर खत्म होता है। इसमें 4 खाद्य श्रृंखलाएं हैं जिन्हें 1, 2, 3 तथा 4 से दिखाया गया है। ये खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होती है और बाज पे जाके खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए। खाद्य श्रृंखला सरल संरचना वाली होती है। खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशांतर होता है। इसमें जीवों की संख्या कम होती है। खाद्य जाल जटिल संरचना वाली होती है। खाद्य जाल का निर्माण खाद्य श्रृंखला से होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है। इसमें जीवों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु में अंतर। धातु वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं, अथवा धातु के तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, जैसे पारा। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं, अथवा अधातुएं वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके श्रेयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में होती हैं, ठोस, हवा, गैस में पाई जाती हैं। इनमें कोई चमक नहीं होती। अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के गुण एवं उसके उपयोग। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों के परस्पर आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देते हैं। उपयोग, फ्लॉपी डिस्क, ऑडियो टेप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि में एक चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है। लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक उपचार के लिए कौन सी आवश्यक बातें ज़रूरी हैं। प्राथमिक उपचार की आवश्यकता अनुसार रोग निदान करना चाहिए। घायल को कितनी, कैसी और कहाँ तक सहायता दी जाए पर विचार करना चाहिए। इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। घटनास्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेडलीफ के अनुसार संक्रामक तत्व क्या है। आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रामक वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। लक्षण, HIV में एड्स रोग उत्पन्न करता है कि मुख्य लक्ष्य कोशिकाएं T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। विषाणु का RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्सेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा DNA बनाता है। इस प्रकार जब विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है, एक प्रोवाइट्स निर्मित करता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रस्त होता है, उसमें भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूर्व शरीर में दर्द, खांसी, मुख व आंत में घाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताइए। दीर्घाकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है। एक समान तत्वों को पृथक जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति। आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को कोई नहीं स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं को संरक्षण के बचाने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसमें संरक्षण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। रोकथाम, धातुएं शुद्ध होनी चाहिए। धातुओं की सतह चिकनी होनी चाहिए। धातुओं की सतह पर तेल, ग्रीस, पेंट का लेप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, संक्षेप में बताइए सावधानियां। बिजली लाइनों के नीचे होलिका दहन ना करें। बिजली लाइनों के नीचे खलियान या सूखा चारा आदि एकत्रित ना करें। यदि आंधी तूफान से कोई बिजली का खंभा लाइन गिर जाए तो तार को छूने से बचें। तुरंत बिजली वाले को फ़ोन करें। मकान बनाते समय बिजली लाइन से हटकर निर्माण करें। फ्यूज़ उड़ने पर स्वयं तार न जोड़ें, खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं चार अवशेषीय अंगों के नाम। मानव में पाए जाने वाले चार अवशेषीय अंग, अक्कलदाढ़, क्रमक रूप परिशेषिका, पुच्छ कोशिकाएं, कर्ण पल्लवों की पेशियां। अक्कलदाढ़ ये तीसरा मोलर दंत है जिसका मनुष्य में अनावश्य हो जाने के कारण देर से निकलता है। ये अन्य प्राइमेट स्तनधारियों के सामान्य रूप से विकसित होता है। कृमि रूप परिशेषिका, लगभग सभी शाकाहारी स्तनधारी जैसे खरगोश, बंदर, घोड़ा व गाय आदि में सेल्यूलोज के पाचन के लिए बृहदांत के एक भाग के रूप में उंडुक उपस्थित होता है तथा इसके सिरे पर एक कठोर तथा नालाकार संरचना निकलती है जो कृमिरूप परिशेषिका कहलाती है। सर्वाहारी स्वभाव के मनुष्य में उंडुक नहीं होता तथा कृमिरूपी परिशेषिका पर निष्कर्ष अवशेषी अंग के रूप में होती है। इसकी उपस्थिति ये प्रमाणित करती है कि मनुष्य के पूर्वज पूर्ण शाकाहारी रहे होंगे। पुच्छ कोशिकाएं, मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती परंतु कशेरुदंड के अंतिम भाग के चार पुच्छ कशेरुकाएं सम्मिलित रूप से कॉक्सिस नामक एक बड़ा स्थिर भाग बनाती हैं। यह इस प्रकार की प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वज पूंछ युक्त थे। कर्ण पल्लवों की पेशियां, अधिकतर स्तनधारियों के में कर्ण पल्लवों की पेशियां कर्ण पल्लवों को घुमाने का कार्य करती हैं। मनुष्य में ये पेशियां अक्रिय तथा अवशेषी होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक है, ये स्वयंपोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं सरल अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। इस कार्य के लिए ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं। ये हरे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट पर रहता है। ये सभी खाद्य श्रृंखलाओं का प्रथम पोषण स्तर बनाते हैं। दूसरा है उपभोक्ता, ये परपोषी होते हैं अर्थात अपने पोषण के लिए तैयार अवस्था में खाद्य पदार्थ किसी जीव से प्राप्त करते हैं। ये सभी जंतु होते हैं, इनमें किसी प्रकार का एक वर्णक आदि नहीं पाया जाता। खाद्य श्रृंखलाओं में द्वितीय, तृतीय आदि पोषक स्तरों के रूप में प्रदर्शित होते हैं जिनमें प्रथम स्तर के उपभोक्ता सदैव शाकाहारी तथा अन्य सभी स्तरों के मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट है अपघटक, अनेक ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पदार्थ अथवा कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उनको सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों अथवा उनके अवयवों में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार उत्पादकों अर्थात हरे पौधों के उपयोग के लिए उनमें उपस्थित पदार्थों को मूल रूप से पर्यावरण के जल, मृदा तथा वायु में स्वतंत्र कर देते हैं, इसलिए ये जीव मृत जीवी कहते हैं। उदाहरण, अनेक जीवाणु तथा कवक
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के दो गुण लिखिए। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में परस्पर आकर्षण होता है। चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार की परिभाषा। किसी रोग से होने या लगने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित उपचार किया जाता है, उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है जो चोटग्रस्त व्यक्ति को सही इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त तथा वर्ग में से क्या समझते हैं? तत्वों के परमाणु भार की वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने की क्षैतिज कतारें प्राप्त होती हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। वर्ग आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार में वृद्धि क्रम में क्षैतिज कतारों में सजाने पर समान गुण वाले तत्वों एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारावाहिक परिनालिका से क्या अभिप्राय है? यह किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधक तारों को नलिका की लंबाई पर लपेट जाएं तो इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। इसके तार से सिरों को शुष्क सेल व कुंजिका तथा धारा नियंत्रक राह से जोड़ दिया जाता है। यदि इसे इस प्रकार लटकाया जाता है कि वे क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हों तो विद्युत परिनालिका सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे उच्च दक्षिण दिशा में ठहर जाती हैं। क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो उनके सिरों को ध्रुवता भी परिवर्तित हो जाती है। ये इसका चित्र है। इस प्रकार से इस परिनालिका को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है? एनीमिया रक्ताल्पता का सामान्य अर्थ खून की कमी। ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक कण यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को प्रभावित करती है। इसकी कमी होने से संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति थकान और कमजोरी का अनुभव करता है। बचाव व उपचार। डॉक्टर की सलाह अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना, आयरन सप्लीमेंट लेना, प्रतिदिन 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ लेना, हरी पत्तेदार सब्जियां लेना। ल्यूकोमिया रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करना। ल्यूकोमिया रक्त तथा अस्थि मज्जा का कर्कट रोग है। इसकी विशेषताएं रक्त कोशिकाओं सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का असमान बहुजन होना है। इसके उपचार है औषधि चिकित्सा के द्वारा किया गया कुछ उपचार, विकिरण चिकित्सा के द्वारा भी सहयोगी की जीवन शैली में सुधार करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग अस्थि मज्जा के अभाव में कमी लाने या उपचार के बाद उचित देखभाल द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के अयस्क के पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। लोहे के अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन का निष्पादन के बाद प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्टी में की जाती है। जैसे भर्जित हेमटाइट्स अयस्क को कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के बाद कच्चा लोहा पिग आयरन प्राप्त होता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के अयस्कों से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया? रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, ए बी ए बी ओ। रुधिर वर्ग ए बी ओ, प्रतिजन एंटीजन, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। इस प्रकार से इसकी सारणी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोधक व विद्युत में संबंध।
ओम के नियमानुसार यदि ताप अधिक भौतिक अवस्थाएं नियम रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम, ये ओम का चित्र है। R बराबर V/I, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित। प्रतिरोध R के साथ विभवांतर स्रोत V का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीन राशियों ओम के नियम का अनुपालन करती है। V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। इसमें 93% लोहा तथा 4.5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है। ये भंगुर होता है। उपयोग, इसका उपयोग सेटोरेज, टंकी, पाइप, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला वे श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। परितंत्र में एक जीव जब दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है तब भोजन ऊर्जा के रूप में दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा द्वारा जीव से तीसरे जीव में चली जाती है। घास उत्पादक के रूप में खाद्य श्रृंखला में है। घास को भोजन के रूप में टिड्डा खा लेता है। इस तरह भोजन टिड्डा के शरीर में ऊर्जा के रूप में पहुंच जाता है। इसी प्रकार टिड्डा को मेंढक खा जाता है और भोजन मेंढक के शरीर में पहुंच जाता है। मेंढक को सर्प खा जाता है तथा भोजन सर्प के शरीर में पहुंच जाता है। अंत में सर्प को बाज खा जाता है तो भोजन बाज के शरीर में पहुंच जाता है। बाज को कोई नहीं खाता, अतः बाज सर्वोच्च उपभोक्ता माना जाता है। खाद्य श्रृंखला में भोजन ऊर्जा का प्रवाह एक दिशांतर होता है, बहुदिशांतर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक है। सबसे पहले कागज पर लोहे का बुरादा फैला दें। उसके पश्चात एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएं। हम देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है, अतः हम कह सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर आकर्षक बल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के 5 आधारभूत सिद्धांत बताइए। डार्विन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक वर्ण या चयन, जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है उसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं तथा अन्य नष्ट हो जाते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। अतः प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का वर्ण करती है, जिसको प्रकृति वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है विभिन्नताएं। प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं, जिससे संतान भी उस वातावरण के लिए अनुकूल हो जाती हैं। यहाँ ये भी माना गया है कि विभिन्नताएं लाभदायक तथा हानिकारक हो सकती हैं। लाभदायक तथा उपयोगी विभिन्नताएं ही जीव को योग्य बनाने में सक्षम होती हैं तथा उस जीव को जीवित रहने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है योग्यतम की उत्तरजीविता। वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेता है। अनुकूल से वह सशक्त हो जाता है, संघर्ष में निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं, अतः योग्यतम ही जीवित रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या लगभग स्थिर होती है। नेक्स्ट है आपका जीवन संघर्ष। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए स्थान, प्रकाश तथा भोजन चाहिए, परंतु सीमित स्थान पर भोजन के कारण ये संभव नहीं हो पाता। अतः पैदा होते ही प्रत्येक जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं। इस जीवन संघर्ष के कारण ही इनकी संख्या रेखांकित अनुपात में नहीं बढ़ती तथा लगभग स्थिर रहती है। ये जीवन संघर्ष अंतर्जातीय व सजातीय अर्थात एक ही जाति के जीवों के मध्य तो सबसे अधिक होता है, अंतर्जातीय अर्थात तो विभिन्न जातियों के मध्य ही कम नहीं होता। यही नहीं, अनेक बार तो ये वातावरण संघर्ष के रूप में ही सामने आता है। नेक्स्ट, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में तो प्रजनन क्षमता इतनी अधिक होती है कि अगर सभी
संतानें जीवित रहें तो पृथ्वी पर अनेक अतिरिक्त और कई जंतु दिखाई ना देंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा। उन्होंने हाथी का उदाहरण देकर बताया कि अत्यधिक कम प्रजनन क्षमता होते हुए भी एक जोड़ा हाथियों में 750 वर्षों में एक प्रकार रेखागणितीय अनुपात में लगभग 2 करोड़ हाथी अस्तित्व में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम एवं मैग्नीशियम की जाल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना, कागज से सुखा लेना, कांच के एक बर्तन को पानी में आधा भरे सोडियम के टुकड़ों को पानी में डाल दें। हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता और दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, 2Na+2H2 और 2NaOH+H2। सोडियम को क्लोरीन में क्यों रखा जाता है? मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, Mg+H2O MgO+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार की प्रतिरोधक किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोधक के किन किन क्रमों को जोड़ा जा सकता है? प्रतिरोधक तार का प्रतिरोध चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोधों का संयोजक क्रम, प्रतिरोधों को 2 क्रमों में जोड़ा गया है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। समांतर क्रम का सूत्र A/R टोटल बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जहाँ समतुल्य प्रतिरोधक तथा R1, R2 तथा R3 विभिन्न तारों के प्रतिरोध हैं। फोर्थ है श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के कुल योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम का सूत्र R बराबर R1 + R2 + R3 +। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का एक प्रयोग द्वारा सत्यापन कीजिए। ओम के नियम के सत्यापन के लिए आवश्यक उपकरण निम्न है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों में मध्य विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। प्रयोग करने हेतु कुंजी को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के मध्य विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। इस प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बहकर अमीटर एवं वोल्टमीटर के पाठ पढ़ लेते हैं। अब विभवांतर को x अक्ष तथा धारा को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि एक सरल रेखा आती है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा का सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 ओम प्रतिरोधक 1 एम्पियर विद्युत धारा तथा 1 कूलोम आवेश की परिभाषा लिखिए। 1 ओम प्रतिरोधक, यदि चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोधक 1 ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। 1 कूलोम आवेश, 1 कूलोम आवेश की वे मात्रा है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा बहने पर 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। आवेश का मात्रक कूलोम है। 1 एम्पियर, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलोम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आशय, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो यह गर्म होता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटक विद्युत धारा के प्रभाव से होता है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति से आशय, किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। या शक्ति का व्यय ऊर्जा / समय। विद्युत शक्ति को विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं। मात्रक वोल्ट या जूल / सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस बढ़ते हैं? विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे ऑर्गन भरते हैं। विद्युत बल्ब में निर्वात होता है, इसमें टंगस्टन धातु का तंतु फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट लगा रहता है, इसलिए निष्क्रिय गैस
भरते हैं, जिससे ये निष्क्रिय गैस तंतु से क्रिया ना कर सके। इससे बल्ब की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में रक्त वर्ग से आप क्या समझते हैं? रक्त वर्ग के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर 1900 है। रक्त वर्ग की खोज मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी कारण से सन 1930 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही तथा रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि रुधिर वर्ग ए बी सभी वर्गों से रुधिर ग्रहण कर सकता है तथा रुधिर वर्ग ओ समस्त वर्गों को रुधिर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीबॉडी में ये कैसे भिन्न है? एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन है जो लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में पाए जाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीबॉडी रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है तथा एंटीजन की अनुपस्थिति में पाए जाने वाला प्रोटीन एंटीबॉडी तथा एंटीजन के मुख्य अंतर ये है कि एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी आ, एंटीबॉडी बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्गों में एंटीजन तथा एंटीबॉडी के विवरण का चित्र चार्ट को सहायक से बनाएं। ये इस प्रकार से इसका चार्ट बनाया जा सकता है, जिसमें एंटीजन ए होता है उसे रुधिर वर्ग ए बी कहा जाता है तथा जिसमें एंटीजन बी होता है उसे रुधिर वर्ग बी कहते हैं। जिसमें ए एवं बी दोनों एंटीजन होते हैं उसे रुधिर वर्ग ए बी, और जिस वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता उसे रुधिर वर्ग ओ कहते हैं। इस प्रकार एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH तत्व से क्या आशय है? कार्ल लैंडस्टीनर एक वीनर नामक वैज्ञानिक ने रुधिर में नए एंटीजन का पता लगाया जिसे RH तत्व कहते हैं। वास्तव में RH तत्व एक एंटीजन है। इसे RH तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बंदर से प्राप्त किया गया। जिस व्यक्ति में RH तत्व पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव तथा जिस व्यक्ति में नहीं पाया जाता उसे RH रहित यानी RH निगेटिव कहते हैं। जब रुधिर किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसे RH तत्व की जांच कर ली जाती है। RH प्लस वाले को RH प्लस वाला रक्त, RH माइनस वाले को RH माइनस वाला रक्त चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त आदान से क्या आशय है? रक्त आदान के समय तथा सावधानियां रखनी चाहिए। रक्त आदान से आशय, रक्त आदान का तात्पर्य है रुधिर का चढ़ाना अथवा मरीज व्यक्ति जिसको रुधिर की जरूरत उसके शरीर में उसी रक्त वर्ग को चढ़ाना। रुधिर आदान हेतु रुधिर बैंक से भी लिया जाता है। ये किसी स्वस्थ व्यक्ति से लिया जाता है। रुधिर बैंक वे स्थल है जहाँ स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रुधिर स्वेच्छता से रोगी व्यक्ति की सहायता हेतु एकत्रित किया जाता है। रुधिर आदान के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यक्ति RH प्लस वाला है तो उसे RH प्लस वाला रुधिर, यदि व्यक्ति RH माइनस वाला है तो उसे RH माइनस वाला रुधिर दिया जाए। रुधिर आदान के समय एंटीजन तथा एंटीबॉडी के तालमेल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं जिससे रुधिर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये क्षारीय अपारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है। मानव के शरीर में रक्त शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रुधिर की संरचना, रुधिर के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा, रुधिराणु। नंबर 1, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का पारदर्शी निर्जीव मैट्रिक होता है। ये रक्त का 55 से 60% भाग निर्मित करता है। प्लाज्मा लगभग 90 से 92 जाल का बना होता है। शेष 8 से 10% भाग कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त में प्लाज्मा में 7 से 8% रक्त प्रोटीन पाया जाता है। इसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन आदि होते हैं। दूसरा है रुधिराणु। रुधिराणु रक्त का 45% भाग बनाता है। रुधिराणु 3 प्रकार का होता है, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु, रुधिर प्लेटलेट। लाल रुधिराणु, इसे इरिथ्रोसाइट्स RBCs भी कहा जाता है। ये रुधिराणु का 90% भाग निर्मित करता है। स्तनधारियों के लाल रुधिराणु गोल चपटे
तस्तरीनुमा केंद्रक रहित तथा उभयवतरल आकार के होते हैं। मनुष्य में ये औसतन 8 माइक्रोन व्यास के होते हैं। लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होता है। सेकंड है श्वेत रुधिराणु। श्वेत रुधिराणु को ल्यूकोसाइट्स केंद्र WBC भी कहा जाता है। यह रंगीन संख्या में कम तथा केंद्रक युक्त होता है। कणिका में श्वेत रुधिराणु, कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। कणिका में श्वेत रुधिराणु, ये श्वेत रुधिराणु होते हैं जिसके कोशिका द्रव में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। इनके कोशिका द्रव में कोशिकाएं नहीं पाई जाती। कणिका रहित श्वेत रुधिराणु 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स गोल बड़ा एक और चिपका रहता है। इसका प्रमुख कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण है। मोनोसाइट्स, इसके केंद्रक बड़ा होता है, जिसके भक्ष्य कोशिका कहा जाता है क्योंकि ये जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण रहता है। नेक्स्ट है रुधिर प्लेटलेट्स। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता। ये अंडाकार, गोल तथा तक्षनुमा आकार के होते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स के कारण चोट लगने या कट जाने का रुधिर का थक्का बनता है। रुधिर के कार्य: ऑक्सीजन का संवहन करना, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन अंगों तक पहुंचाना, शरीर के अंतः वातावरण को संतुलित बनाए रखना, शरीर को प्रतिरक्षी शक्ति प्रदान करना, रक्त स्कंदन करके रुधिर बहाव को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं? हृदय का कार्य: मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय के ऊपरी चौड़े भाग के दोनों कक्ष दायां व बायां आलिंद तथा निचले नुकीले भाग के दोनों कक्ष को दायां व बायां निलय कहा जाता है। हृदय कोमल पेशियों से बना एक अंग है जो वृक्ष गुहा को डायाफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित होता है। हृदय के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पेराकार्डियम की झिल्ली पाई जाती है। हृदय में बाइस्पिड तथा ट्राइस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। रुधिर के संवहन के लिए धमनी तथा शिरा पाई जाती है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी धमनी तथा पल्मोनरी शिरा का रुधिर संवहन अपवाद होता है। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर का संवहन करती है, जबकि पल्मोनरी शिरा शुद्ध रुधिर का संवहन करती है। हृदय का कार्य: हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। ये रुधिर को ग्रहण करके उसे दबाव के साथ अंगों की ओर प्रेषित करता है। ये नियमित रूप से चलता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को सिस्टोल या फैलने की डायस्टोल कहते हैं। हृदय में सिस्टोल या डायस्टोल अवस्था एक के बाद एक निरंतर आती रहती है, जिससे रुधिर पंप होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर तथा लसीला में अंतर बताइए। रुधिर तथा रसीला: रुधिर गहरे लाल रंग का होता है, जबकि लसिका रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, जबकि लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते। रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लसिका में प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त संबंधी सामान्य रोगों को स्पष्ट कीजिए। रक्ताल्पता: रक्ताल्पता का अर्थ रक्त की कमी। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कारणों से रक्त की कमी हो जाती है, इसे ही रक्त अल्पता कहा जाता है। रुधिर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से भी रक्त अल्पता कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से तात्पर्य रुधिर की कमी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। हंसियाकारक रुधिराणु: इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का लाल रुधिराणु
हास्यकारक हो जाता है। ये अवस्था तब आती है जब रुधिर में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है। ये ही लाल रुधिराणु एवं इसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संवाहन हेतु निरंतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण तरल से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं? परितंत्र के सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। एक जीव दूसरे जीव को भोजन के लिए खाता है और स्वयं ऊर्जा प्राप्त करता है। पोषण तत्व खाद्य श्रृंखला के क्रम को निर्धारित करने में सहायता करता है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादन को प्रथम पोषण तरल पदार्थ प्राप्त होता है। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषण तरल प्राप्त होता है। द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय पोषण तरल प्राप्त होता है। तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ पोषण तरल प्राप्त होता है। उत्पादन प्रथम पोषण तत्व, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय पोषण तत्व। द्वितीय पोषण तत्व इस प्रकार से इसकी सारणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उत्पादक स्वयंपोषी होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। उत्पादक एक ही प्रकार का होता है। उपभोक्ता अपने भोजन हेतु उत्पादन पर निर्भर रहता है। उपभोक्ता परिपोषी होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। उपभोक्ता निम्न प्रकार का होता है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्राइमरी से क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी प्राइमरी में खोजकर्ता चार्ल्स एंडरसन पारिस्थितिकी प्राइमरी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त जीवों को उसकी संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा को ग्राफिक निरूपण द्वारा समझाता है। पारिस्थितिकी प्राइमरी 3 प्रकार का होता है: जीवभार पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। जीवभार पिरामिड किसी परितंत्र में उपस्थित सभी जीवों के संपूर्ण शुष्क भार को उसका जीवभार पिरामिड कहा जाता है। जीवभार पिरामिड सीधा एक उल्टा दोनों होता है। द्वितीय उपभोक्ता ये इस प्रकार है: प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक। नेक्स्ट है जीव संख्या पिरामिड। किसी पारितंत्र में उपस्थित सभी जीवों की संख्या को जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। ये सीधा एवं उल्टा दोनों हो सकते हैं। ऊर्जा पिरामिड किसी परितंत्र के सभी जीवों के शरीर में उपलब्ध ऊर्जा को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब की क्रियाविधि बताइए। विद्युत बल्ब में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है तथा प्रकाश देता है। इससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 40 वाट 220 वाट लिखा है, इसका क्या आशय है? किसी विद्युत बल्ब पर 40 वाट 220 वाट लिखे होने का आशय ये होगा कि 220 वोल्ट मेंस में लगाने पर इसमें प्रति घंटा 40 वाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए। किलोवाट घंटा बराबर किलोवाट गुणा 1 घंटा, 1000 वाट गुणा 60 गुणा 60 सेकेंड। इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं? 1 किलोवाट घंटा किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा, जबकि उस परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का स्रोत लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चालक तार में होकर 1 मिनट में 150 कूलॉम आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली धारा बताइए। Q बराबर 150 कूलॉम, T बराबर 0.1 मिनट अथवा 60 सेकेंड। I पूछा गया है इसमें, I बराबर Q/T। इसको इस सूत्र से लगाकर इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, अतः 2.5 एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार का आवेश 150, इसको भी इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। रूल्स लगाना पड़ेगा इसमें हमें, आप इसको देख सकते हैं। इसका रूल्स है I बराबर Q/T। इसको इस प्रकार प्रदर्शित करके T बराबर 2 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चालक तार जिसके प्रतिरोधक क्रमशः 2, 3, 7 तथा 10 ओम है, ये प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोधक बताइए। R1 बराबर, R2 बराबर 7, R3 बराबर 10, R बराबर पूछा गया है इसमें, तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र श्रेणी क्रम वाला सूत्र इसमें लगेगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको इस प्रकार प्रदर्शित करके इसका आंसर हो जाएगा 20 ओम तुल्य प्रतिरोधक। ये वाला क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं, इसमें आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं? इसके कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन वे पदार्थ है जिसमें रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। ये हीम का संबंध रंगा पदार्थ अर्थात आयन से है। यह ग्लोबिन का समस्त ग्लोब्यूल प्रोटीन से है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन के कारण प्राणियों का रुधिर लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से सहयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा प्रतिरोधक तथा विभर विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। विद्युत धारा आवेश प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह चालक तार से होता है। विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। I बराबर Q अपॉन T। विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय। मात्रक एम्पियर या कूलॉम ऑब्लिक सेकेंड। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में हुए अवरोध की प्रतिरोधक कहा जाता है। इसे R से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा विभवांतर अपॉन प्रतिरोध। मात्रक ओम। विभव अंत में एकांश आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यह बिंदु को विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य एक कूलॉम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य एक विभवांतर 1 वोल्ट होगा। या किसी चालक में दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर उस बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य में समानांतर होता है। विभवांतर बराबर कार्य W अपॉन आवेश वोल्ट। इसका ये सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्स के विचारों HIV का नामांकित चित्र बनाइए। ये इसका HIV का डायग्राम है। इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।